क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 98 है और दोनों संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 28 है। दोनों में से एक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए पहली संख्या जो है x है और दूसरी क्या है y। ठीक है, दोनों का जो योग है वो कितना दिया हुआ है, 98। और दूसरी जो संख्या है, मतलब कि दोनों का डिफरेंस जो है वो है कितना है, 28। ठीक है ना, डिफरेंस 28 है, इसका मतलब x क्या है, y से बड़ी है। ठीक है ना। अब देखिए, मुझे दोनों में से एक निकालनी है, लेकिन मैं पहले x निकाल के देखता हूँ। दोनों ही इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8 8 16, एक कॉमन, 9 तो 11 एक 12 यानी 126। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 63। अब आप देखिए ऑप्शन में 63 कहीं नहीं दिया हुआ, तो हमें दूसरी वो निकालनी पड़ेगी संख्या। तो y क्या रहेगी, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखूं तो y की वैल्यू रहेगी हमारी 98 माइनस 63। ठीक है, तो वो कितनी आ जाएगी, 5 और यहाँ पे 3 यानी 35 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन दिया हुआ है, धारा के अनुकूल नाव की गति स्थिर जल में नाव की गति की 125% है। देखिए, सबसे पहले जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड मैंने मान ली SW। ठीक है, और जब वाटर फ्लो नहीं कर रहा, यानी जो वाटर है, स्टिल वाटर है, रुका हुआ वाटर है, उसमें जो नाव की स्पीड रहेगी वो उसको मैंने डिनोट किया SN से। ठीक है ना, तो धारा धारा के अनुकूल में क्या स्पीड रहेगी नाव की, SN प्लस SW। ठीक है ना, ये किसके इक्वल दी गई है, ये इक्वल है 125% किसके इक्वल, 125% किसका, नाव की गति का, यानी 125% ऑफ किसका, एस एन का। ठीक है ना, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ SN प्लस SW इज इक्वल टू 125% मतलब 1.25 SN। ठीक है, और अगर SN को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, SW किसके इक्वल आ जाएगी, 1/4 ऑफ SN। ठीक है ना, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, यदि नाव स्थिर जल में 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। देखिए, 20 किलोमीटर की दूरी उसने कितनी देर में तय की है, 30 मिनट में। अगर 60 मिनट में तय करनी हो तो इसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो 60 मिनट में क्या स्पीड, कितनी दूरी तय करेगा, 40 किलोमीटर। ठीक है, तो नाव की जो स्पीड है यानी SN की मेरे पास वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, और SN की वैल्यू अगर मेरे पास है तो SW की भी मैं निकाल लूंगा, वो कितनी आ जाएगी, इसका चौथा हिस्सा यानी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मुझसे पूछी है तो धारा के प्रतिकूल, देखिए अनुकूल में तो जुड़ गई थी वाटर की स्पीड। ठीक है ना, लेकिन अपोजिट में क्या होगा, नाव की स्पीड में घटेगी वाटर की, क्योंकि वाटर जो है अपोजिट डायरेक्शन में नाव को बहने से रोकेगा, तो घटेगी। तो 40 माइनस 10 यानी 30 किलोमीटर जो है 1 घंटे में नाव चलेगी। लेकिन हमसे पूछा है 15 किलोमीटर कितनी देर में चलेगी। देखिए, 30 किलोमीटर तो चलती है 1 घंटे में, तो 15 किलोमीटर कितनी देर में चलेगी, आधे घंटे में, क्योंकि 30 का आधा 15, तो समय भी आधा हो जाएगा। तो आधा मतलब 1/2। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्चना ने 24 जनवरी 2012 में एक बैंक से 8/3/4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 78,000 रुपए का ऋण लिया। रेट कितना है, 8 चौके 32 और 3 35/4%। ठीक है, और लौटाए कब, जून के महीने में 18 जून को, यानी 18 जून 2012 में इसे वापस किया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कितने दिनों के लिए उसने ऋण लिया था। जनवरी में तो 24 को लिया था, तो 31 दिन होते हैं, तो 7 दिन तो जनवरी के हो गए। फैब, देखिए 2012 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, मतलब वो लीप का ईयर था, तो लीप के ईयर में फैब में 29 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन। ठीक है, अप्रैल में 30 दिन, मई में फिर से 31, और जून में आप देखिए जून 18 को मैंने पैसे लौटा दिए तो 18 दिन। तो अगर मैं सबको जोड़ूं तो कितने दिन आ गए, 29 और 31, 30 30 90 और 121। ठीक है, 121 और 7 कितने हो गए, 128, और 18 कितने हो गए, 146। तो 146 दिन आ गया। अगर मुझे इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो 146/366। ठीक है ना, तो अगर मैं 73 से काटू, 73 दूनी 146, 73 पंजे 365, लेकिन नीचे तो 366 है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नजदीक ही आएगा। ठीक है, तो समय कितना आ गया, 0.4 ईयर। ठीक है ना, अगर मैं मेरे आंसर देखूं तो काफी दूर दूर है, 80,000, 90,000, 85,000, 80,000। ठीक है ना, तो एक दो दिन ऊपर नीचे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास समय आ गया। और SI कैसे आएगा, SI का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन यानी
78,000 गुना दर कितनी है 35/4 गुना समय यानी 4/10/100। ठीक है, 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो और 1 जीरो, ये 3 जीरो काट देगी, 4 से 4 कैंसर। 78 को 35 से गुना करूंगा, 78 को 35 से गुना करूंगा तो कितना आएगा 8 को 40, 4 को 35 और 4 39, 24 2 को 60, 1 और 2 23। ठीक है, तो कितना आ गया 0 और 13 7 2730 हमारा SI आया है। और मूलधन कितना था शुरू में अमाउंट 78,000, जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 80,730 आ जाएगा। ठीक है ना, 80,730। बट आंसर में बिल्कुल नजदीक कौन सा है आप देख सकते हो, ऑप्शन में जो नजदीक है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, और ये थोड़ा सा 7 रुपए का डिफरेंस किसकी वजह से आया है, जो दिन थे 365। ठीक है, मैंने 365 लिया हुआ है एक साल में, जबकि 366 होते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन वहीं से आया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, माँ ने अपनी बेटी से कहा 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र से 7 गुना बड़ी थी। यानी मदर बोल रही है कि उसकी जो एज है डॉटर की एज से 7 गुना ज्यादा थी। ठीक है, साथ ही अब से 3 साल बाद, यानी अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र से 3 गुना बड़ी हो जाऊंगी। यानी अब का मतलब प्रेजेंट एज, यानी प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, यानी भविष्य में उसकी माँ उसकी बेटी से 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो माँ और बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे वर्तमान आयु के हैं। ठीक है, हमें चेक कैसे करना है, जैसे पहला ऑप्शन है 45 और 15। मैंने क्या करना है, अभी जो सेकंड कंडीशन क्या दी है 3 साल बाद, तो मैं दोनों में क्या करूंगा 3-3 साल जोड़ दूंगा। दोनों में 3-3 साल जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ गया 48, और यहाँ कितना आया 18। ठीक है, तो 48 और 18 आया। माँ की एज क्या है, बेटी की एज का 3 गुना। क्या 18 का 3 गुना 48 है? 18 तो ये 54, लेकिन यहाँ तो 48 है, मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरे में देखिए 45 में 3 जोड़िए 43, और 10 में 3 जोड़िए 13। क्या 13 का 3 गुना 43 है? ये भी नहीं है, तो ये भी गलत। अब देखिए 12 में 3 जोड़िए कितना आ जाएगा 15, 42 में 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 45। ठीक है ना, तो इसका 3 गुना है 15 3 45, बिल्कुल है, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। चौथा ऑप्शन देख लेता हूँ, 50 में 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 53, और 20 में 3 जोड़िए कितना आएगा 23। 23 का 3 गुना कितना होता है 69, लेकिन ये तो 53 है, तो मतलब ये भी गलत है। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो मेरा सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम। देखिए जो पाई चार्ट है ये क्या है, खर्च को दिखाता है अलग अलग आइटम पे। आइटम कौन कौन सी है, मील हो गई, मेडिसिन हो गई, एंटरटेनमेंट हो गया, क्लोथ्स एक्सेट्रा। ठीक है ना, जैसे चिल्ड्रंस एजुकेशन, हाउसिंग मेंटेनेंस। ठीक है, हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द मिनिमम एंगल इन द गिवन पाई चार्ट। इस सेंटर पे मिनिमम एंगल किसका बनेगा। देखिए सबका प्रतिशत दिया हुआ है परसेंटेज, जिसका सबसे कम परसेंटेज उसका सबसे छोटा एंगल। तो देखिए ग्रीन कलर यानी हाउस मेंटेनेंस वाला एंगल सबसे छोटा रहेगा, और एंटरटेनमेंट वाला, दोनों का परसेंटेज सेम है तो किसी एक का निकाल लेंगे। देखिए 100% जो है, 100% के ऊपर कितना एंगल होता है, पूरा सर्कल होता है, यानी 360 डिग्री। ठीक है, हमसे पूछा कितना है सबसे कम, यानी 10% पे पूछा है। तो 100 से कितना घट गया, 10 गुना कम घट गया, तभी तो 10% आया। तो 10% में कितना होगा, एंगल भी 10 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/10 हो जाएगा, तो कितना कितना आएगा 36 डिग्री। ठीक है ना, जब प्रतिशत 10 गुना कम हो गया है तो एंगल भी तो 10 गुना कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो 10% के लिए एंगल कितना होगा 36 डिग्री, यानी यहाँ पे आएगा 36 डिग्री, या फिर यहाँ लिख लीजिए, तो वो सबसे कम रहेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो वृत्त पर खींची जा सकने वाली उभय निस्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करती है। देखिए दो सर्कल दिए हुए हैं, मैंने इसका नाम रख लिया सर्कल ए, और ये क्या है सर्कल बी। जो बाह्य रूप से यानी एक्सटर्नली जो क्या है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, किस पॉइंट पे पी पर। तो अब पूछ रहा है इन दो सर्कल से कॉमन कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। देखिए एक तो टेंजेंट ये रहा, ठीक है ना, ये टेंजेंट क्या है, मान लीजिए ये एक्स और वाई पॉइंट पे टच करता है, तो एक टेंजेंट तो ये हो गया। दूसरा टेंजेंट क्या है, दूसरा टेंजेंट रहा ये। ठीक है, तो एक टेंजेंट ऊपर है, एक टेंजेंट दूसरा टेंजेंट ये नीचे है, और एक क्या है जो ये पी पॉइंट है, यहां से खींचिए। ठीक है ना, ये देखिए टेंजेंट, टेंजेंट जो होता है सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है ना, तो जो पॉइंट पी है दोनों सर्कल के लिए कॉमन है। ठीक है ना, तो टोटल कितने टेंजेंट हो गए, टोटल हो गए 3 टेंजेंट। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है।
क्वेश्चन दिया हुआ है, ये नंबर्स हैं चार, इनमें से कौन सी संख्या 11 से भाग होती है, ठीक है। तो 11 से तो भाग वही संख्या हो जाएगी जिसका रिमाइंडर जो है या तो 11 का मल्टीपल हो, या 11 हो, या 0 हो, ठीक है ना। अगर मुझे रिमाइंडर 0 मिल जाए या फिर 11 मिले लास्ट में, तो मैं कहूंगा कि पूरी संख्या जो है 11 से भाग हो रही है, ठीक है। तो 11 से भाग होगी चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे पहला नंबर मैंने लिख लिया, ये मैंने पहला नंबर लिखा, ठीक है। तो उसमें क्या है, दो दो के पेयर बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। मैंने राइट साइड से लेफ्ट की तरफ दो दो के पेयर बनाए, लास्ट के पेयर में 9 अकेला था तो 0 ऐड कर दिया, ठीक है। अब राइट से लेफ्ट की ओर पेयर बना रहा हूं, तो राइट से लेफ्ट की ओर घटाइए पेयर में, तो 0 में से 5 घटाऊंगा तो माइनस का 5 आएगा, 4 में से 2 घटाऊंगा तो 2 आएगा, 9 में से 5 घटाऊंगा तो 4 आएगा, और 9 में से 0 घटाऊंगा तो 9 आएगा। अब इनको ऐड कर दीजिए, अब इनको सबको क्या करिए, ऐड। तो कितना आ जाएगा, 9 और 4 13, 13 2 15, तो बचा कितना, 10। 10 मेरे पास रिमाइंडर आ गया। अब 10 रिमाइंडर आया है, ना तो ये 0 है ना ही ये 11, तो मतलब पहला नंबर तो क्या है, 11 से भाग नहीं होगा। दूसरे में चेक करता हूँ, दूसरे नंबर में 0 और 3 का डिफरेंस माइनस का 3, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 9 में से 5 घटाएंगे 4, और 9 में से 0 घटाएंगे 9। तो ऐड करिए, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया मेरे पास रिमाइंडर, 11। तो 11 तो 11 से भाग होता है, इसका मतलब जो दूसरा नंबर है वो 11 से भाग होता है। तीसरा नंबर चेक करता हूँ, ये वाला तीसरा नंबर, ठीक है। इसमें देखिए 85 का पेयर में 5 में से 8 घटाऊंगा तो माइनस का 3, 8 में से 2 घटाऊंगा 6, 9 में से 5 घटाऊंगा 9 में से 5 घटाऊंगा तो 4 आ जाएगा, और 9 में से 0 घटाऊंगा तो 9, ठीक है। तो डिजिट को सभी को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 4 19, 19 में से 3 घटाया, ठीक है, 19 में से 3 घटा दिया तो मेरे पास कितना बचा, 16, ठीक है ना। 16 रिमाइंडर है, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो 16 का भी पेयर बन रहा है तो 6 माइनस 1 यानी 5 आ गया, ठीक है ना। तो रिमाइंडर लास्ट में कितना बचा है, 5। तो ये संख्या भी 11 से भाग नहीं हो रही है, ठीक है। लास्ट वाला देखिए आप, हालांकि हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है ना। जो सेकंड संख्या है वो 11 से भाग हो रही है, ठीक है ना। और हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर भी क्या रहेगा, ऑप्शन 4 रहेगा, ठीक है ना। तो फिर भी मैं ये लास्ट संख्या और चेक कर रहा हूँ, एक में से 4 घटाएंगे माइनस का 3, 5 4 और 9, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 और 9 18, 18 में से 3 घटाएंगे 15, ठीक है। और रिमाइंडर कितना आएगा, 5 माइनस 1 यानी 4, 4 रिमाइंडर आ गया, ठीक है ना। तो 0 और 4 ये भी, मतलब 4 जो है वो 11 से भाग नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ मोबाइल सिम कार्ड इन 4 स्टेट। देखिए 4 स्टेट में क्या है, सिम कार्ड का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। और स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। 4 स्टेट कौन कौन से है, बिहार, यूपी, दिल्ली और पंजाब। जो ये नंबर दिए हुए हैं अलग अलग कंपनी के सिम कार्ड को दिखाते हैं। ब्लू कलर जियो को दिखाता है, ऑरेंज बीएसएनएल को, ग्रे कलर एयरटेल को, ठीक है। और ये नंबर लाख में है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, इन दिल्ली द रेशियो ऑफ बीएसएनएल, बीएसएनएल का यानी दिल्ली के लिए देखना है, तो बिहार यूपी और पंजाब पे तो चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो दिल्ली के अंदर बीएसएनएल सिम का और एयरटेल सिम का रेशियो निकालना है। तो बीएसएनएल की कितनी सिम है, बीएसएनएल मतलब ऑरेंज 10 लाख, यानी 10 ही लिखिए आप, और ग्रे कलर यानी एयरटेल यानी 20, ठीक है। तो रेशियो कितना आ गया, 1:2 आ गया, ठीक है। तो यानी ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक के इक्वल है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से साइन थीटा एज इट इज रखिए, और साइन स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, यानी साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये है हमारी इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 में दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, यानी स्क्वायर बोथ साइड, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोस स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो कोस की पावर 4 हो जाएगा, 4 थीटा। ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसमें रखिए। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोस स्क्वायर की थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस, तो कोस की पावर 4 इसकी जगह लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी तो वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो कितनी आ गई 1। तो जो हमें निकालना था उसका क्या आंसर आया, 1। ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो व्यक्ति एक वृत्ताकार ट्रैक पर 20 मीटर पर सेकंड
और 30 मीटर पर सेकंड की गति से विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। तो ये एक वृत्ताकार ट्रैक है और मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट एस। ठीक है, एस को स्टार्टिंग पॉइंट, और दो व्यक्ति, एक का नाम ए है और एक का नाम क्या है बी। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। ए जो दौड़ता है वो किस स्पीड से, 20 की स्पीड से दौड़ता है, और बी जो है वो 30 की स्पीड से दौड़ता है। ठीक है, और ट्रैक की जो परिधि है, ट्रैक की जो लंबाई है वो कितनी है, 100 मीटर। पूछा क्या है, तो ज्ञात कीजिए वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे, मतलब वे किस किस बिंदुओं पर एक दूसरे से टकराएंगे। ठीक है, एक दूसरे को पार करेंगे, यानी मीटिंग पॉइंट निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी करिए क्या, आप इन दोनों का क्या करिए, दोनों स्पीड को लिख लीजिए। ठीक है, 20 और 30, तो जितना काट सकते हो आप दोनों को काटिए। तो मैं 0 से 0 काटूंगा तो क्या नंबर आया मेरे पास, 2 और 3, ये सबसे छोटा है। तो अब क्या है, अगर मीटिंग पॉइंट निकालने हो, मीटिंग पॉइंट, ठीक है, मीटिंग पॉइंट कब, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट, अगर दोनों व्यक्ति ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो क्या होते हैं, एस ए प्लस एस बी। ठीक है, एस ए की वैल्यू क्या रहती है, 2, और एस बी की वैल्यू क्या है, 3, यानी टोटल आ गया 5। ये मेरा आंसर है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। अगर दोनों के दोनों, मान लीजिए दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होते, तो मीटिंग पॉइंट कब होता, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब ए बी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, बी भी, तो सेम के लिए क्या है, जो बड़ी वैल्यू है दोनों में से आप देख सकते हो, बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो एस बी माइनस एस ए, यानी 3 माइनस 2, तब मीटिंग पॉइंट 1 आता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, सुसान जो है 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर सकती है। तो जो सुसान है 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर सकती है, तो वो 1 मिनट में कितने करेगी, तो वो 1 मिनट में करेगी 2 पेज। ठीक है, दूसरा है मैरी 12 मिनट में 6 पेज टाइप कर सकती है। जो मैरी है वो 1 मिनट में कितने करेगी, अगर 12 मिनट में वो 6 पेज करती है तो 1 मिनट में क्या है, वो आधा पेज करेगी। ठीक है, पूछा गया है साथ मिलकर काम करते हुए वे 32 मिनट में कितने पेज टाइप कर लेंगी। देखिए दोनों अगर मिलकर काम करेंगी तो 1 मिनट में कितने टाइप करेंगी, 1 मिनट में करेगी 2.5 पेज, 2.5 पेज। ठीक है, तो पूछा है 32 में कितना करेगी, तो 32 से गुना कर दीजिए। 32 से गुना करेंगे तो 32 का दुगुना कितना होता है, 64, और फिर 0.5 से करेंगे तो 16 और जोड़ दीजिए, तो 64 और 16 कितने हो गए, 80 पेज। तो ऑप्शन जो ए है यानी फर्स्ट है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, आर जो है, आर कोई व्यक्ति है, एस को कुछ धन उधार देता है जिस पर एस आर को 17,000 रुपए अधिक देता है। यानी आर ने क्या किया, कुछ धन दिया, किसको उधारा दिया, एस को, और एस ने उस धन पे 17,000 अधिक दिया, यानी 17,000 क्या आ गया इस पे, आप ब्याज समझ लीजिए, यानी ब्याज दिया उस धन पे। ठीक है, फिर क्या है, जो धन एस ने आर से लिया था वही धन एस ने आगे उधारा दे दिया, किसको, टी को। यानी एस ने वही धन क्या किया, टी को उधारा दे दिया, टी को, ये रहा टी। ठीक है, और ब्याज के रूप में उससे कितना कितना रुपया अधिक लिया, जितना धन दिया था उसका 8.5%। ठीक है ना, जितना धन दिया था उसका 8.5%। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एस को उधार लेने के लिए, यानी एस ने तो शुरू में उधार लिया था ना, एस ने शुरू से में उधार किससे लिया, आर से उधार लिया। ठीक है ना, आर से उधार लिया, तो एस जो है वो आर से कितना न्यूनतम धन उधार ले ताकि इस प्रक्रिया में कोई नुकसान ना हो। ठीक है ना, तो एस ने आर से जो ब्याज पे पैसा लिया था वही पैसा उसने सेम अमाउंट टी को दे दिया। उसने खुद ब्याज दिया कितना, 17,000, और टी से ब्याज लिया 8.5%। तो अगर उसको इस प्रक्रिया में कोई नुकसान ना हो तो इसका मतलब जितना ब्याज उसने टी से लिया है उतना ही ब्याज उसने आर को दिया होगा, तभी तो कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, यानी 8.5% की वैल्यू कितनी होगी, 17,000। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा। आप ऐसा करिए, परसेंटेज मत हटाइए। ठीक है ना, तो आप अभी क्या करिए, 1% की वैल्यू निकालिए बस। 8.5% की वैल्यू कितनी है, 17,000, तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितनी आ जाएगी, 17,000, और डिनोमिनेटर में कितने हैं, 8.5 था, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा। अब काट दीजिए, 17 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा, 17 पंजे 85, फिर 5 पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 2,000। ठीक है, हमसे पूछा है टोटल वो अमाउंट कितनी है, तो अमाउंट कितनी रहेगी, 100%, तो दोनों तरफ 100 से गुना कर दीजिए,
100%, यानी हमारी जो अमाउंट जो एस को आर से उधार लेनी है वो कितनी रहेगी, 2000 को 100 से गुना करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 लाख। ठीक है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है 8 पुरुष द्वारा किया गया कार्य 10 दिनों में पूरा होता है। ठीक है, वही कार्य 10 महिलाओं द्वारा किया जाने पर 12 दिनों में पूरा होता है। ठीक है, पूरा हो सकता है। जब उसी कार्य को करने के लिए 4 पुरुष और 4 महिलाओं को लगाया जाए तो उसे पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए 8 मैन जो है काम करते हैं कितने दिन तक, 10 दिन तक। ठीक है, वो कुछ ना कुछ काम करेंगे, मैंने वो मान लिया, कुछ ना कुछ काम करेंगे तो मैंने वो W मान लिया। ठीक है, W फॉर वर्क इज इक्वल टू 10 महिलाएं यानी वुमेन 12 दिन तक काम करती हैं, वो भी उसी काम को करेंगी, यानी वो भी W। आप देखिए वुमेन और W सेम हो गया, तो मैं क्या करता हूँ W1 रख लेता हूँ वर्क, तो दोनों तरफ W1 इक्वल रहेगा क्योंकि सेम काम को कर रहे हैं, तो W1 से W1 कैंसिल। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 4 पे काटेंगे 2 और 4 दिए 12, यानी 2 मैन की एफिशिएंसी। ठीक है, 2 M बराबर है 3 वुमेन। ठीक है, तो यहां से क्या आया, M की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट और वुमेन की कितनी एफिशिएंसी है 2 यूनिट। ठीक है, हमसे पूछा है 4 पुरुष और 4 महिलाएं, अगर उनको एक साथ लगाया जाए तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक चीज उठा लीजिए, मैंने पहली बार उठा लिया, यानी 8 मैन इंटू 10 जो है दिनों तक काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ काम करते हैं, कितना W1, तो पूछा कितना है 4 मैन प्लस 4 वुमेन कितने दिनों तक, यानी डी की वैल्यू निकालनी है, डिनोमिनेटर में वही वर्क रहेगा। ठीक है, तो W1 और W1 दोनों इक्वल रहेंगे ये तो। ठीक है ना, तो M1 और M की और W की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब जो निकालिए वो पुट कीजिए। M की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, ये 24 आ गया। ठीक है, गुना 10। ठीक है, इक्वल टू 4 M की वैल्यू कितनी है 3, 4 3 12, ये कितना आ गया 12 प्लस W की वैल्यू 2 है तो ये कितना है 8, 20 आ गया यहाँ पे 20 3। तो काटिए 10 से 10 दूनी 20, 2 पे काटिए 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 12। राइट, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 1 0 के इक्वल है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू 0 और 1 से, मतलब 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। ठीक है, तो जो इक्वेशन दी गई है ये वाली, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को मैं x से डिवाइड करता हूँ, तो अब मेरे पास क्या है यहाँ पे x आ गया माइनस 7x को x से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। 7 को राइट हैंड साइड में लेके आओगे तो x प्लस 1 बाई एक्स इसके इक्वल आ गया 7। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, ये किसके इक्वल होता है x प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू और निकालनी है। ठीक है, तो ये 7 को मैं क्या मान लेता हूँ k। ठीक है, तो यहां से x माइनस 1 बाई एक्स किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वेयर माइनस के 4। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 49, 49 में से 4 घटाएंगे तो कितना आया अंडर रूट 45। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट 45 को 9 गुना 5, तो 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 5। ठीक है, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यानी x माइनस 1 बाई एक्स किसके इक्वल है, प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5। आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, अब देखिए उसका पता चलेगा 0 से बड़ा है x और 1 से छोटा है। जब भी कोई वैल्यू 1 से छोटी हो तो समझ जाओ, अगर मैं कोई फ्रैक्शन में ले रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए a बाई बी है। ठीक है, अगर ये वैल्यू अगर 1 से छोटी है, ठीक है, तो 1 से छोटी कब होगी, जब b बड़ा होगा a से। फॉर एग्जाम्पल 4/5, 4/5 जो है वो क्या है 1 से छोटी है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 4/5 रख दी। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो 4/5 जब मैंने वैल्यू रखी माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू 4/5, 5 ऊपर चला जाएगा। तो अगर मैं देखूं 4/5 तो क्या है 1 से छोटा और 5/4 क्या है 1 से बड़ा, तो ओवरऑल मेरा जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। चाहे आप 0 और 1 में इनफाइनाइट नंबर है, कोई भी नंबर ले लीजिए, आपका जो x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू आएगी हमेशा नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव वैल्यू लेनी है तो पॉजिटिव वाली हटा दीजिए। ठीक है ना, तो नेगेटिव वैल्यू लेनी है
तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वेयर माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर की। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 7। और एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 3√5। दोनों की गुना करूंगा तो कितना आएगा, 7×3 = 21 माइनस का 21√5। ठीक है, यानी जो ऑप्शन सेकंड है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गीजर का अंकित मूल्य, जो मार्क प्राइस है वो 9400 है, और दुकानदार इस पर 4% का डिस्काउंट देता है। गीजर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 9400, 4 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा इसका, 96%। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया सेलिंग प्राइस। तो 9400 गुना 96/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 94 और 96 की गुना कैसे करोगे, 6 और 4 की गुना 24। तो पहले 2 डिजिट तो कितने आगे, 24। चार ऑप्शन में 24 है। और फिर क्या है, 9 की गुना किससे करनी है, 9 से अगला नंबर कौन सा होता है, 10। तो 10 की 9 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 90, यानी 9024 मेरा आंसर आएगा। ठीक है ना, ये फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, 150 रुपए में टोटल अमाउंट कितनी है, 150। 150 रुपए में बी जो है 8 रुपए प्रति पेन की दर से 10 पेन खरीदता है। तो पेन कितने हैं, 10। तो टोटल पैसे खर्च कितने किए, 8 × 10 यानी 80 रुपए उसने खर्च कर लिए। ठीक है, फिर 5 रुपए की दर से इरेजर खरीदता है। कितनी इरेजर खरीदी है उसने, 10। तो पैसे कितने खर्च हो गए, 50। ठीक है, टोटल पैसे कितने खर्च हो चुके हैं, 80 और 50 130, 20 रुपए बचे हुए हैं। फिर 4 रुपए प्रति शार्पनर खरीदता है। ठीक है, 4 रुपए की दर से कुछ शार्पनर खरीदता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखिए 4 रुपए, ये थोड़ा गलत की दर से कुछ कुछ ठीक है ना, कुछ शार्पनर खरीदता है। तो 20 रुपए ही बचे हुए थे, 4 की रेट से कितने शार्पनर खरीद लिए उसने, 5। तो पूछ क्या रहा है, रुपए में प्रति वस्तु औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए औसत मूल्य कैसे काउंट करेंगे, औसत मूल्य काउंट करने के लिए हमें टोटल मूल्य पता होना चाहिए। तो टोटल मूल्य तो हमें दिया हुआ है कितना, 150। और डिनोमिनेटर में हमें पता होना चाहिए टोटल आइटम कितनी है। देखिए 10 तो पेन है, 10 इरेजर है और 5 क्या है, शॉर्पनर। टोटल आइटम कितनी होगी, 25। ठीक है, तो 150 को 25 से भाग करेंगे तो 25 ही का 150, तो 6 क्या आ गया, एवरेज। ठीक है, ये मेरा आंसर। तो ऑप्शन जो 4 था वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 महिलाएं जो है एक काम को 6 दिनों में करती है। ठीक है, तो 10 वुमेन है। ठीक है, W फॉर वुमेन। ठीक है, वो 6 दिनों में काम करती है, और काम मान लीजिए जेड है। ठीक है, ठीक है, तो काम जेड है। ठीक है, और फिर 6 पुरुष उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। बराबर करिए, 6 मैन उसी काम को 5 दिन में करते हैं, और काम सेम ही है, जेड। ठीक है, तो पूछा है यदि ये सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ काम करें तो उन्हें यह काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो ये किसके इक्वल रहेगा, सभी पुरुष और महिलाएं। पुरुष कितने थे, पुरुष थे 6, 6 मैन। ठीक है, और वुमेन कितनी थी, 10। ठीक है, तो ये जब मिलेंगी तो समय पूछा है, मुझे नहीं पता, मान लीजिए ये डी दिन में काम करेंगे, काम क्या रहेगा, वही जेड। ठीक है, तो हमें सिर्फ डी की वैल्यू निकालनी है, इस डी की वैल्यू निकालनी है। तो करना क्या है, पहले दो टर्म को जो कि इक्वल है, यहां से मुझे रिलेशन निकालनी है। कैसे निकालूंगा, जेड से जेड कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, यानी 2 वुमेन का काम है वो अकेला एक आदमी कर लेता है। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आई, 2 यूनिट, और औरत की यानी महिला की एफिशिएंसी आई 1 यूनिट। ठीक है, अब मुझे ना डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इन दो को ले लेता हूं। ठीक है ना, यहां से डी की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 6m है, 6m इंटू 5 है। डी तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो 6m प्लस 5 किसके इक्वल आएगा, 6m प्लस 10w इंटू डी। डी की वैल्यू निकालनी है, तो 6m की वैल्यू कितनी है, 2। तो 6 दूनी 12, 12 गुना 5। ठीक है, बराबर आ गया। m की वैल्यू कितनी है, 2। तो 6 दूनी 12, ये 12 आ गया, प्लस w की वैल्यू 1 है, तो ये 10 आ गया। कितना आया, 22। 22 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसके इक्वल आ गया डी के। 2 से काटिए कट जाएगा 6, और ये 11। तो यानी 30/11 क्या आ गया मेरा आंसर। ठीक है ना, तो 11 दूनी 22 और 8 रिमाइंडर बच गया, तो 2 सही, 8/11 डेज में वो काम कंप्लीट कर लेंगे, यानी ऑप्शन पहला जो है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, यानी ये ट्रायंगल है,
ट्रायंगल ए ए बी सी सिमिलर है इसके ट्रायंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, ठीक है। उनकी साइड क्या दी हुई है, ए बी की लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, और क्यू आर कितना है 9 सेंटीमीटर, और आर पी कितना है 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एबीसी, एबीसी की जो तीनों साइड है उसका सम पूछा है, पेरीमीटर मतलब उसका सम, ठीक है, बाउंड्री का सम। तो अब आप देखिए, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। तो अगर मैं ए बी और पी क्यू का रेशियो निकालूं तो आप देख रहे होंगे यार रेशियो कितना आया, 4 से साइड कितनी होगी 6, यानी 1.5 गुना बढ़ गई, ठीक है। या फिर ये कह लीजिए कि पी क्यू से ए बी होने पर 1.5 गुना घट गई, ठीक है। अब अगर मुझे ए सी निकालना हो तो क्या किसका रेशियो लेना पड़ेगा, ए सी और पी क्यू का। पी क्यू अगर 12 है तो 12 का 1.5 गुना कम, ठीक है ना। 12 को 1.5 से भाग कर दीजिए, ठीक है। जब 1.5 से भाग करोगे तो 1.5 दूनी 3, 3 चौके 12, यानी कट जाएगा किस पे 8 पे, तो यानी ए सी कितना आ गया 8, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्यू आर कितना है 9, तो बी सी कितना आएगा 1.5 गुना कम, ठीक है, 1.5 गुना कम आएगा, तो यानी 9 को 1.5 से भाग करेंगे तो 1.5 गुना 1.5 को 2 से करेंगे 3 आएगा, 3 तिया 9, यानी 6 पे कटेगा, 1.5 छिका 9, ठीक है ना। तो बीसी की कितनी वैल्यू आएगी 6। मुझे पेरीमीटर निकालना है तो तीनों को जोड़ दीजिए, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 मेरा आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है 25 और 35 के बीच तीसरा समानुपाती क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, इसको ए मानिए इसको बी, ठीक है। तो थर्ड थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या है, वो होता है बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी है 35, तो 35 का स्क्वायर मतलब 35 गुना 35 बटे 25, ठीक है ना। तो 5 पे काटिए, 5 सते 35, 5 बजे 25, फिर 5 पे काटिए, 5 एकम 5, 5 सते 35, तो 7 गुना 7 यानी 49 आ गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन मेरा सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक पिता माता और बेटी के वेतन का अनुपात 2, 3 और 5 है, ठीक है। यानी फादर मदर और डॉटर, ठीक है। उनका जो वेतन का रेशियो है वो कितना है 2:3:5, ठीक है। यदि उनके वेतन में क्रम से 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई, यानी 15%, ठीक है, 10% और 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। वृद्धि होने के बाद आप देखिए, वृद्धि हुई तो पूछा है उसका वेतन का अनुपात क्या होगा वृद्धि होने के बाद। देखिए शुरू में फादर की इनकम कितनी है 2 यूनिट, ठीक है ना। 2 यूनिट है तो उस पर 15% इंक्रीज होकर अमाउंट कितनी होगी 2 का 115%, ठीक है, रेशियो। 3 पे 10% का इंक्रीज हुआ है तो 3 अपने आप में 100% था, तो उस पर 10% इंक्रीज हो गया, यानी 3 का 110% रेशियो। 5 पे 20% का इंक्रीज हुआ है, यानी 5 गुना 120%, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, लेकिन जो कटता है वो काटना पड़ेगा। सबसे पहले तो रेशियो काटिए, ठीक है, उसके बाद काटिए कि आप देखिए 5 पे काटिए 115 को, 5 दूनी 10, 5 3 15 23, यहाँ पे 5 पे काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 पे 5 दूनी 10, 5 चौका 20, अब 2 पे काटिए, 2 एकम 2, ये 11 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 12, ठीक है। अब फाइनल रेशियो क्या आया, फादर का क्या आ गया 23, ठीक है, रेशियो। अब मदर का कितना आया 11 और 3, 11 3 33, ठीक है, और ये है टोटल। इसकी इनकम क्या है 12 और 5 7, ठीक है, यानी जो ऑप्शन सेकंड है उसे आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है एक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग इकाई होने के लिए गेंद का व्यास क्या होना चाहिए। देखिए हमें एरिया दिया हुआ है, ठीक है, सरफेस एरिया वो कितना है, उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r², ठीक है, और वो किसके इक्वल दिया हुआ है 9 पाई, ठीक है। तो यहां से आप देखिए पाई से पाई कैंसिल, r² किसके इक्वल आ गया 9/4, ठीक है। r किसके इक्वल आया, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, और 4 का अंडर रूट 2, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, ठीक है। d निकालना है, d किसके इक्वल होता है 2r के, ठीक है, यानी 2 गुना r की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, हमें व्यास ही निकालना था, व्यास मतलब डायमीटर, वो कितना आ गया 3, यानी ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है।
क्वेश्चन दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये एक पूरा सर्कल है, ठीक है। अगर पूरा एरिया निकालना हो तो सेंटर पे एंगल कितना होगा, 360, ठीक है। लेकिन हमें एरिया किसका निकालना है, उस त्रिज्या खंड का जिसका सेंटर पे एंगल कितना है, 60 डिग्री, यानी इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप याद रखिए सेक्टर का एंगल यानी त्रिज्या खंड का एंगल बटे टोटल एंगल, इसका जो रेशियो होता है वो रेशियो होगा एरिया का, यानी एरिया ऑफ सेक्टर बाय टोटल एरिया, ठीक है ना। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 चुकी 36, यानी टोटल एरिया का 1/6 किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो हमें निकालना है, ठीक है ना। तो टोटल एरिया किसके इक्वल होता है, टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका 1/6 करना है, किसके आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, 7, तो स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर गुना 1/6, एक साथ से एक साथ कैंसिल, 2 पे काटिए 3 आ जाएगा, यहाँ पे 11, यानी 77/3 क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो थर्ड है उसे आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है 65% ऑफ 350 माइनस, ये क्वेश्चन मार्क्स है, क्वेश्चन मार्क्स यानी इसको एक्स मान लीजिए, एक्स परसेंट ऑफ 250 प्लस 40% ऑफ 120 इक्वल है 158 के। तो हमें ये क्वेश्चन की जगह क्या मानिए एक्स, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए 350 का 65% कितना होगा, 65 गुना 350, ठीक है, बटे 100, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 65 गुना 3.5, राइट। इसको क्या करिए, ये वाली टर्म जो निकालनी है, ठीक है, इसको क्या करिए, राइट हैंड साइड में लेके जाइए, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड में ले जाने से पहले आप देखिए एक्स परसेंट, एक्स बटे 100 गुना 250, ठीक है ना। तो कितना आ गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी एक्स गुना 2.5, ठीक है, किसके इक्वल आ गया, एक्स गुना 2.5, ठीक है। अब ये कितना है, 40% ऑफ 120, यानी 40/100 इंटू 120, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 48, यानी प्लस 48, और ये जो 158 है लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -58, ठीक है ना। ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है ना। तो ये 158, ठीक है। तो 58 में से 158 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 65 गुना 3.5 एच टी, ये माइनस का 110 आ जाएगा, ठीक है। इसके इक्वल है एक्स गुना ढाई के, ढाई को डिवाइड में लेके आओ, यहाँ भी डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ भी डिवाइड, ठीक है। तो अब देखिए काटेंगे किसे, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 5 5 सत्ते 35, 5 को 25, 5 में 5 के 5 5 3 15, तो 13 सत्ते 91, माइनस फिर ढाई से डेसिमल हटाएंगे, जीरो लग जाएगी, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, यानी 91 में 44 घटाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू। तो 91 माइनस 44 कितना होता है, 11 माइनस 4 7, और 8 में से 4 गए 4, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 47। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 कोटेंजेंट एक्स बराबर है 5, तो यहाँ से कोटेंजेंट एक्स के इक्वल आ जाएगा, कोटेंजेंट एक्स आएगा 5/2, ठीक है। मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, कोटेंजेंट किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बेस की वैल्यू क्या हुई, फिर बेस की वैल्यू होगी 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 2, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 29, यानी √29 आ गया, ठीक है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 2 cos x माइनस साइन x बाय 2 cos x प्लस साइन x, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 cos x की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन b अपॉन h, यानी 5/√29, माइनस साइन x की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी p अपॉन h, यानी 2/√29, ठीक है। नीचे क्या है, बस यहाँ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा, तो 2 इंटू √5 बाय, सॉरी ये 5 है, 5/√29 प्लस 2/√29, ठीक है। तो अब देखिए एलसीएम जब मैं ऊपर लूंगा, और मैं एलसीएम लूंगा, ये एलसीएम जो है नीचे वाले एलसीएम से कट जाएगा, तो ऊपर क्या संख्या रह जाएगी, 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो ऊपर 8 बचेगा, और नीचे क्या है, 5 दूनी 10 और 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 12, तो 8/12, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 2/3 मेरा क्या आ गया आंसर। फोर्थ ऑप्शन क्या है सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ इन ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ, ए बी बटे डी ई बराबर है BC बटे एफ डी,
देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, यानी दोनों सिमिलर कब होएगी ये पूछा है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। और ये ट्रायंगल कौन सी है, डी ई एफ, ठीक है। और कंपैरिजन क्या किया हुआ है, ए बी बटे डीई, ठीक है, इक्वल है बी सी बटे एफ डी, ठीक है। तो ए बी और डीई का रेशियो, यानी ए बी और डीई का रेशियो, ठीक है ना, इन दोनों को कंपेयर किया है। और बीसी और एफ डी, यानी बीसी और एफ डी, यानी दो, ठीक है। तो यानी दो साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, सिमिलर के लिए क्या चाहिए, दो साइड का रेशियो और बीच में उन दोनों का एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। एंगल बराबर होना चाहिए और दो साइड का रेशियो, ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो एंगल यहाँ पे कौन सा है, ये एंगल बी है, ये एंगल क्या है बी, और ये एंगल क्या है डी। तो यानी दो साइड का रेशियो, दो दो साइड का रेशियो दे दिया इक्वल, लेकिन ये एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल, यानी एंगल बी क्या है, एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है सही आंसर।